ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 22 से लेकर 28 जून तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक सेशन को देखिए, सारे क्वेश्चन सारे करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड है, तो एंड तक सेशन में बने रहिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। यहां पर बात की जा रही है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की। इसमें इस चीज को देखा जाता है कि कौन सा देश कितनी ज्यादा स्पीड से जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनसे कन्वर्ट कर रहा है, डाइवर्ट हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ। तो इन चीजों को नापा जाता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इंडेक्स निकालता है हर साल। 2026 के इंडेक्स में पहले स्थान पर रखा गया है यूरोपीय देश स्वीडन को। तो स्वीडन इस इंडेक्स में 2026 में पहले स्थान पर है। इंडिया की बात करें तो इंडिया को 70 रैंक पर रखा गया है। आपको पता है ये जो इंडेक्स है इसमें 2026 में 120 देशों को रैंक किया गया है। किस आधार पर रैंक किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जैसे कोयला, ऑयल, इनसे कितनी स्पीड से कोई भी देश ट्रांसफर कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ। 120 देशों को रैंक किया गया। पहले पर यूरोपीय देश स्वीडन को रखा गया। इंडिया की रैंक रही है 70 और लास्ट ईयर 2025 में जब ये इंडेक्स आया था तो इंडिया को 71 रैंक पर रखा गया था। मतलब यहां पर हमारी रैंक में सुधार हुई है। स्वीडन लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है काफी सालों से। अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो स्वीडन पहले नंबर पर, यूरोपीय देश फिनलैंड सेकेंड नंबर पर और डेनमार्क ये भी यूरोपीय देश है तीसरे नंबर पर रखा गया। इंडिया की नेबर कंट्रीज में इस इंडेक्स में चाइना 14th रैंक पर है, पाकिस्तान 90, बांग्लादेश 99, नेपाल 111 और श्रीलंका 68 रैंक पर है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इंडेक्स को हर साल जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को किस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट माना है? सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का जो अधिकार है आम आदमी का, उसे फंडामेंटल राइट माना है आर्टिकल 21 के तहत। वैसे 2 आर्टिकल के तहत इसे मान्यता दी गई है। एक है आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज जी और आर्टिकल 21। आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज डी जो है ये भारत में सुरक्षित कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता देता है और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। राइट टू लाइफ में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट काफी सारी चीजें एड ऑन करता है मौलिक अधिकारों में, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फूड, राइट टू फ्रेश वाटर और बहुत सारी चीजों को आर्टिकल 21 में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्लूड किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का आम आदमी का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदूरकर इनकी बेंच ने फैसला सुनाया है। आर्टिकल 21 के तहत फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। चर्चा में रहा राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, पुरातात्विक स्थल है जो कि भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। ओके, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है राखीगढ़ी, कहां पर? हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा प्लेस इंडिया में राखीगढ़ी है। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो पहले तो लोकेशन देखें। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पुरातात्विक स्थल है जिसे काफी पहले खोजा गया था। अभी हुआ यह है कि 2025-26 में यहां पर खुदाई के दौरान 8 कब्रें मिली है और इन 8 कब्र में से 3 कब्र में मानव कंकाल सुरक्षित प्राप्त हुए हैं, मतलब पूरे मानव कंकाल मिले हैं। तो अब इन जो मानव कंकाल है उनकी जांच के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जो है वो इन कंकालों को लेके जा रहा है ताकि इनको पूरा एनालिसिस किया जा सके। उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी ट्रेडिशन था उनका पता चले, लोगों के डीएनए का टेस्ट किया जाएगा कि उस वक्त का डीएनए कैसा था। इसीलिए अभी राखीगढ़ी हिस्टोरिकल प्लेस जो है, पुरातात्विक स्थल जो है वो सुर्खियों में था। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में
ये स्थित है। तो एंशिएंट डीएनए, हेल्थ, डाइट, माइग्रेशन, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में इन कंकालों से पता करने में आसानी होगी। राखी गढ़ी की खोज एक आर्कियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर सूरज भान, इन्होंने की थी 1963-1964 में। हरियाणा के राखी गढ़ी, हरियाणा में खोजा गया है राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा प्लेस है इंडिया में। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स, ठीक है, 2025 के ये अवार्ड है, इसमें बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये नीरज चोपड़ा को दिया गया। देखिए, दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेस्ट मेल एथलीट और फीमेल एथलीट। देता कौन है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हर साल ये अवार्ड देता है लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के आधार पर। तो नई दिल्ली में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 अनाउंस किए। नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वहीं पर पारुल चौधरी जो कि इंडियन ट्रैक एथलीट है, इनको बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने 2025 के दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का भाला फेंका था। भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और ये थ्रो करने वाले इंडिया के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने दोहा डायमंड लीग में इतना दूरी तक भाला फेंका है। इसलिए बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा, बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर पारुल चौधरी। खुरासानी इमली को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? खुरासानी इमली यह मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश की एक इमली है जिससे जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया जून 2026 में। एक पेड़ है जिसे कहा जाता है बाओबाब ट्री। एक्चुअल में ये बाओबाब ट्री है ना, मूल रूप से तो अफ्रीका का ट्री है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है, मांडू महलों के लिए जाना जाता है। तो मांडू में एक मतलब ये जो वृक्ष ना मांडू में देखने को मिलते हैं और यहीं पर खुरासानी इमली देखने को मिलती है जिससे जीआई टैग दिया गया 2026 में जून मंथ में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में इंदौरी मालवी पोटैटो उगाए जाते हैं, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। ये जो पोटैटो है ना, आलू, मालवा में उगते हैं, ये अपनी नेचुरल मिठास के लिए जाने जाते हैं। मतलब क्या होता है कि चिप्स या फिर फ्रेंच फ्राइज वगैरह बनाने में इन आलू जो आलू है वो काफी यूज किए जाते हैं। तो एक तो इंदौरी मालवी पोटैटो, इनको दिया गया जीआई टैग, और एक खुरासानी इमली को भी जीआई टैग दिया गया है। खुरासानी इमली में विटामिन सी, एंटीऑक्साइड जो होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं। तो नेचुरल एक औषधि के रूप में भी ये काम करता है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया। और इंदौरी मालवी पोटैटो एक नेचुरल मिठास होती है, शुगर इसमें कम होती है लेकिन नेचुरल मिठास है, और कम स्टार्च कंटेंट के कारण ये चिप्स इंडस्ट्री में और फ्रेंच फ्राइज और ऐसी चीजों में काफी यूज किया जाता है। तो इन दोनों को दिया गया जीआई टैग, दोनों प्रोडक्ट मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है ना। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए 1000 करंट अफेयर आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट इसे ज्वाइन कीजिएगा। वैसे सारी एग्जाम्स के लिए आपकी काफी हेल्प करेगा। यहां पर 1000 करंट अफेयर मिलेंगे आपको लास्ट 1.5 साल के, विद एनालिसिस मिलेंगे। तो ज्वाइन कीजिए। एसएससी सीजीएल में आपको जीएस में स्कोर करने में ये काफी मदद करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इनको अवेल कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं लियोनेल मेसी। 18 गोल किए हैं इन्होंने, है ना। आपको पता है 6ठा इनका फीफा वर्ल्ड कप है। सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ियों में शुमार है लियोनेल मेसी। तो अर्जेंटीना के कैप्टन है, अर्जेंटीना से आते हैं लियोनेल मेसी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 2 गोल किए थे और उसके बाद इनके 18 गोल हो गए थे वर्ल्ड कप में। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी, ठीक है। ब्राजील, अगर देखिए यहां पर टॉप 3 मेल में देखिए तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी पहले नंबर पर। इनके अलावा किलियान एम्बाप्पे, ये फ्रांस के हैं, ये दूसरे ये और एक मिरोस्लाव क्लोसी, ये जर्मनी के। ये संयुक्त रूप से 16-16 गोल करके दूसरे स्थान पर आते हैं।
लेकिन अब फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में ब्राजील की मार्टा वेरा डी सिल्वा, इन्होंने 17 गोल किए सबसे ज्यादा फीमेल कैटेगरी में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा देखो मार्टा वीरा द सिल्वा ये पहले नंबर पर है, सबसे ज्यादा 17 गोल। ये विमेन कैटेगरी की बात हो रही है। विमेन कैटेगरी में फिर बिरगिट प्रिंस आती है जर्मनी की, और एबी वॉम्बैच आती है ये यूएसए की, इन्होंने संयुक्त रूप से 14-14 गोल किए, तो ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। तो मेल कैटेगरी में सर्वाधिक गोल लियोनेल मेसी के हैं वर्ल्ड कप में फीफा में, और फीमेल कैटेगरी में मार्टा वीरा द सिल्वा के हैं जो कि ब्राजील की फुटबॉलर हैं। लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप में सबसे अधिक 28 मैच इन्होंने खेले, 18 जीते हैं, 2490 मिनट खेलने का रिकॉर्ड है लियोनेल मेसी के नाम वर्ल्ड कप में। और फीफा वर्ल्ड कप का छठा संस्करण है इनका, मतलब छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी भी लियोनेल मेसी है। हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? खीर भवानी मेला यह आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक मंदिर है, नॉर्मली जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिला है, वहां पर तुलमुल्ला गांव है, और यहां पर खीर भवानी टेम्पल काफी फेमस है। यहाँ पर माता पार्वती जी के जो रूप है भवानी देवी, उनकी पूजा की जाती है, और हर साल यहाँ पर खीर का भोग लगाया जाता है मंदिर में। तो इस मंदिर का नाम है खीर भवानी टेम्पल, और यहीं पर खीर भवानी मेला भी आयोजित किया जाता है। इस बार ये जो मेला है 22 जून से शुरू हुआ था। कश्मीरी पंडित समुदाय है ना, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। धार्मिक मेला है कश्मीरी पंडितों का। देवी रागन्या जो कि माता खीर भवानी है, पार्वती जी का रूप है, दुर्गा जी का, उन्हीं की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह आयोजित किया जाता है, और माता जी को खीर का भोग लगाया जाता है। तो यहीं पर खीर भवानी मेला भी आयोजित किया जाता है। जून 2026 में नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है, यह दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जून 2026 में नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू की गई। ये जो दर्रा है ना नाथुला दर्रा, ये देखने को मिलता है भारत के सिक्किम राज्य में, सिक्किम के ईस्ट में देखने को मिलता है। ईस्ट सिक्किम में सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है। हर साल कैलाश मानसरोवर यात्री नाथुला दर्रे से होकर गुजरते हैं। इस बार ये जो यात्रा है ना, नॉर्मली जून से सितंबर के बीच में आयोजित की जाती है। तो जून मंथ में पहला जत्था रवाना हुआ है 44 तीर्थ यात्रियों का इस दर्रे से होकर। सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो ये नाथुला दर्रे से होकर गुजरा, और फिर तिब्बत चीन के क्षेत्र में इसने प्रवेश किया। एक्चुअल में जो कैलाश मानसरोवर है ना, तिब्बत क्षेत्र में स्थित है, जो कि चाइना के कंट्रोल में। कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों का ही पवित्र स्थल है। दो मार्ग हैं यहां पर यात्रा के, एक तो नाथुला पास है जिसकी हमने बात की, और एक लिपुलेख पास से भी ये यात्रा कंडक्ट की जाती है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसे भी याद रखिएगा, लिपुलेख पास कहां पर? उत्तराखंड। और नाथुला पास कहां है? तो ये देखने को मिलता है सिक्किम में। नाथुला पास हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है, प्राचीन सिल्क रूट के रूप में इसे यूज किया जाता था। ईस्ट सिक्किम में 4310 मीटर की ऊंचाई पर यह दर्रा है। सिक्किम को चाइना के तिब्बत क्षेत्र से कनेक्ट करता है, और यह ईस्टर्न हिमालयन रेंज में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? इंटरनेशनल योगा डे 2026 में कब मनाया गया? तो ये 21 जून को हर साल मनाया जाता है। 2026 में योगा फॉर हेल्दी एजिंग इसकी थीम रखी गई है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। इस बार 12वां योगा दिवस मनाया गया। वैसे इंडिया के ही प्रभाव के कारण यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत की थी। 2014 में यूनाइटेड नेशन ने इसे मान्यता दी, लेकिन पहली बार यह 2015 में मनाया गया 21 जून को। तब से हर साल ये मनाया जाता है 21 जून को। इस बार 12वां योगा डे सेलिब्रेट किया गया। योग दिवस का आयोजन इंडिया में एक जगह पर हर साल होता है, तो ये कोलकाता में इस बार किया गया, पश्चिम बंगाल में। योगा फॉर हेल्दी एजिंग इसकी थीम रखी गई है 2026 में। 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाया जाता है।
समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का न्यायाधीश किसे चुना गया है? तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इसके न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है बिमल एन पटेल को। इंडियन है बिमल एन पटेल। ये 2026 से 2035 तक के लिए इस पद पर अपॉइंट किए गए हैं। नीरू चड्डा का इन्होंने स्थान लिया है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। तो ऑलमोस्ट 10 साल के कार्यकाल के लिए इनका अपॉइंट किया गया। वैसे अलग अलग देशों से यहां पर न्यायाधीशों को चुना जाता है, तो 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, उसमें से एक इंडियन है जिनका नाम है बिमल एन पटेल। इंडियन लीगल एक्सपर्ट हैं ये। तो 1 अक्टूबर 2026 से ये अपना पद संभालने वाले हैं। बीएसई द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सात्विक इंडेक्स कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भारत का पहला सात्विक इंडेक्स जारी किया है जिसका नाम है बीएसई सात्विक 100। देखिए सात्विक इंडेक्स में क्या होगा कि जैसे स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो बीएसई की 500 कंपनीज है ना, उनमें से 100 कंपनी जो कि सात्विक कंपनियां कहलाती है। अब यहां पर सात्विकता की भी डेफिनेशन है। ऐसी कंपनी जिन्हें इथिकल, रिस्पॉन्सिबल और समाज के लिए सकारात्मक माना जाता है। मतलब जो तंबाकू प्रोडक्ट, शराब या इन चीजों को प्रमोट नहीं करते, इनका बिजनेस नहीं करते, किसी प्रकार के जुआ या ऐसे खेलों को प्रमोट नहीं करते, तो ये कंपनियां सात्विक कंपनियां होती है। ठीक है, तो क्योंकि एथिक्स ये अपने क्या है इनके, ये जानते हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति क्या है ये जानते हैं। तो ऐसी कंपनियों का एक अलग से इंडेक्स बनाया गया है ताकि जो ऐसे लोग हैं जो कि इन चीजों पर ट्रस्ट करते हैं और सात्विक कंपनियों के शेयर खरीदना चाहते हैं, वो इन टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्हीं को ट्रैक करता है बीएसई सात्विक 100 इंडेक्स। तो इसे बीएसई ने बनाया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष के लिए दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर 3 साल के लिए तुषार मेहता की नियुक्ति की गई है। देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये भारत सरकार के दूसरे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, लॉ एडवाइजर। पहले नंबर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो महान्यायवादी, ये जो पद है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में एक संवैधानिक पद है, ये सबसे बड़े विधि अधिकारी है। सेकंड नंबर पर आते हैं फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये हैं वर्तमान में तुषार मेहता। वैसे 2018 से ये इस पद को होल्ड कर रहे हैं। इनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा था, तो अब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में इन्हीं के कार्यकाल को 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अब 1 जुलाई 2026 से ये कंटिन्यू रहेंगे अपने पद पर और 2018 से ये अपॉइंट है, तो ऑलमोस्ट 11 साल का इनका कार्यकाल हो जाएगा 2029 तक। ओके। खाद्य और कृषि संगठन की सोफिया स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जलीय पशु उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा? तो देखिए यहां पर रिपोर्ट किसकी है, तो ये एक सोफिया रिपोर्ट है, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस रिपोर्ट को हर साल जारी करती है। 2024 के डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट आई है 2026 में। इसमें जलीय पशु उत्पादन है ना, यहां पर बात की जा रही है एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन, इसके मामले में इंडिया वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट 2026 की, लेकिन 2024 के डेटा पर आधारित। अब आप बोलेंगे सर ये एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन क्या होता है? मछलियों के अलावा जो जो भी चीजें पकड़ी जाती है समुद्र में से, है ना, मछली पकड़ते हैं तो केकड़े और बहुत सारी चीजें आती है जलीय जीव जिनको खाया जाता है वर्ल्ड के अलग अलग देशों में, तो इसकी बात की जा रही है एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन। इसमें इंडिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है और पहले पर आप अंदाजा लगा लोगे ये सारी चीजें कौन खाता है, चाइना पहले नंबर पर है। तो एक्वाटिक एनिमल प्रोडक्शन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक इंडिया है, पहले नंबर पर है चाइना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। इसके अलावा भारत इनलैंड कैप्चर फिशरीज के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है, मतलब भारत की सीमा के अंदर नदियों से या तालाबों से जो मछलियां पकड़ी जाती है उसमें हम दुनिया में पहले स्थान पर है। एक्वाकल्चर प्रोडक्शन के मामले में दूसरे स्थान पर है। ये अलग अलग कैटेगरीज भी है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्वाटिक एनिमल प्रोडक्शन है, तो इसमें हम दूसरे स्थान पर है
चाइना के बाद। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट निकालता है, तो इसकी बात करें, पूरे वर्ल्ड में फूड सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हंगर को खत्म करने के लिए ये संस्था कार्य करती है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आइकॉन के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित स्थलीय जानवर कौन सा है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आइकॉन घोषित किया गया है, पृथ्वी पर ज्ञात दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित जो स्थलीय जानवर है ये एक कछुआ है, टॉर्टोइस। टॉर्टोइस जो कि स्थल पर रहते हैं, ठीक है ना, और टर्टल होता है तो पानी में रहता है। तो ये एक टॉर्टोइस है, इसका नाम है जोनाथन, है ना। सेशल्स जायंट टॉर्टोइस, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकॉन घोषित किया गया है। इसकी एज है ना 194 है। अब आप बोलोगे सर कछुए तो बहुत लंबे समय तक भी जीते होंगे, लेकिन ये हमारे पास ज्ञात जीवित जीव है जिसके बारे में हमको जानकारी, हो सकता है कोई 300 साल वाला भी जी रहा हो, लेकिन उसके बारे में पता नहीं। तो ये अभी तक स्थल पर जीवित स्थलीय जीव में सबसे ज्यादा एज वाला है, 194 ईयर्स की एज है, दुनिया का सबसे उम्र दराज लिविंग लैंड एनिमल। ओके, इसका जन्म 1832 में हुआ था, सेंट हेलेना आइलैंड जो कि साउथ अटलांटिक ओशियन में है, यूनाइटेड किंगडम की एक ओवरसीज टेरिटरी है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना आइलैंड इस पर रहता है। इसका नाम क्या है? जोनाथन, ठीक है। तो इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकॉन हाल ही में घोषित किया गया है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जोनाथन को ओल्डेस्ट लिविंग टॉर्टोइस का भी दर्जा दिया गया, मतलब टॉर्टोइस या टर्टल की जो प्रजाति है उसमें भी यह सबसे लंबे समय तक जीने वाला ज्ञात जीव है। वैज्ञानिक इसके डीएनए पर रिसर्च कर रहे हैं कि इतने लंबे समय तक कैसे जी पा रहा है। FIH हॉकी विमेंस नेशन कप 2025-26 का खिताब किस देश ने जीता है? FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप 2025-26 का खिताब जीता है इंडिया ने। आपको पता है ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया था, हॉकी की चैंपियनशिप है न्यूजीलैंड में, और इंडिया ने न्यूजीलैंड को उसके घर में हराया। तो इंडिया यहां पर विनर रहा, होस्ट न्यूजीलैंड यहां पर रनर अप रहा है। FIH हॉकी विमेंस नेशन कप 2025-26 14 से लेकर 22 जून तक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में इसका आयोजन किया गया था। तो इंडियन विमेंस टीम यहां पर विनर रही, न्यूजीलैंड की विमेंस टीम यहां पर हॉकी की रनर अप रही है। ये हो जाता है, ठीक है। ये इंडिया का दूसरा FIH विमेंस नेशन कप है, क्योंकि पहली बार 2022 में भी हम इसको जीत चुके हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एशले सीसा रही, जो कि USA की हॉकी प्लेयर है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे अंकटाड कहा जाता है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन कौन सा देश बना है? तो अंकटाड की एक रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन बना है इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? जो कबाड़ युद्धपोत होते हैं, जो शिप्स होते हैं, उनको रिसाइकल करना। अब जब उनको रिसाइकल किया जाता है तो उनसे अलग अलग धातु निकलती है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। अब उनको रिसाइकल करके दूसरी चीजों में रीयूज किया जाता है। तो ऐसा करने वाला शिप रिसाइकलिंग नेशन सबसे बड़ा बना है इंडिया। अंकटाड की ये रिपोर्ट है। वैश्विक शिप रिसाइकलिंग में भारत की हिस्सेदारी, जो कि लास्ट ईयर तक 30.1% थी, अब ये बढ़कर 35.4% तक हो गई है, ठीक है। तो देश में 2.99 मिलियन ग्रॉस टन जहाजों को रिसाइकल किया गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और इसके साथ ही भारत ने मैरीटाइम इंडियन विजन 2030 के तहत जो तय लक्ष्य था इस सेक्टर में, वो 5 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो शिप रिसाइकलिंग नेशन की लिस्ट में इंडिया पहले स्थान पर है अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार। गुजरात का एलांग शिप रिसाइकलिंग यार्ड है, यह देश का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड है, ध्यान रखना। कहां पर है? गुजरात में एलांग शिप रिसाइकलिंग यार्ड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे, यह डे हर साल मनाया जाता है 23 जून को, है ना। एक्चुअल में इसी दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 1894 में, 23 जून को। इसलिए 23 जून की डेट डिसाइड की गई है इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में। तो ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की याद में इसे मनाया जाता है। IOC
ओलंपिक गेम्स का आयोजन करती है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ही स्थापना दिवस है 23 जून 1894। तो 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। यू कैन डू दिस, लेट्स मूव, यह थीम रखी गई है 2026 में इंटरनेशनल ओलंपिक डे की। टाइम आउट मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 20 सबसे अच्छे आर्ट एंड कल्चर सिटीज की लिस्ट में 2026 में भारत के किस शहर को 18th रैंक या प्लेस दिया गया है? तो टाइम आउट एक यूनाइटेड किंगडम की मैगजीन है, ये एक रिपोर्ट जारी करती है वर्ल्ड के टॉप 20 बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर। इस लिस्ट में वर्ल्ड के अलग अलग शहरों, हर देश में से या जो भी देश सिलेक्ट किए जाते हैं, किसी भी देश से केवल एक शहर को ही लिया जाता है। इसमें इंडिया का एक शहर है जिसने 8वीं रैंक प्राप्त की है, यह है राजस्थान का जयपुर। ठीक है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो लंदन स्थित इंटरनेशनल मैगजीन है टाइम आउट, इसकी वर्ल्ड बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 रिपोर्ट को जारी किया गया। ग्लोबल रैंकिंग में राजस्थान की कैपिटल जयपुर 18th रैंक पर रही। टॉप 20 में शामिल होने वाला एकमात्र इंडियन सिटी है जयपुर। फर्स्ट पर है लंदन, सेकंड पर है पेरिस और थर्ड पर रखा गया है न्यूयॉर्क सिटी को। ठीक है, तो ये टॉप 3 है। रैंकिंग शहरों की कल्चरल हेरिटेज, वहां के जो म्यूजियम है, आर्ट प्रोग्राम से, इनके आधार पर उनको रैंक करता है। अब जयपुर जो है ना, ब्लू पॉटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। काफी मॉन्यूमेंट और हिस्टोरिकल प्लेस है जैसे हवा महल, सिटी पैलेस, इसलिए जयपुर को इस लिस्ट में 18th रैंक पर रखा गया है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक हासिल की है? देखिए, ये जो इंडेक्स है ना, इस आधार पर तैयार किया जाता है कि कौन सा देश या उसका एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है कि वहां के लोग फ्यूचरिस्टिक जॉब को ग्रैब कर पाएंगे इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचरिस्टिक स्किल्स उनको अभी सिखाई जा रही है। इस आधार पर क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 को तैयार किया गया है। यह इंडेक्स एक साल आगे ही चलता है, तो 2026 में 2027 का जारी किया गया। इसमें इंडिया को 13th रैंक पर रखा गया है, 13वीं रैंक पर। यहां पर क्यूएस जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है क्वार्टरली साइमंड्स। ठीक है, इसके द्वारा क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 जारी किया गया। भारत ने ग्लोबल लेवल पर 13th रैंक यहां पर हासिल की है। इंडेक्स क्या बताता है? एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, वर्कफोर्स फ्यूचरिस्टिक कितनी है, इस आधार पर इसको तैयार किया जाता है। भारत दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जो कि इंडेक्स के टॉप 15 में शामिल है। टॉप 15 में इंडेक्स को इंडिया को शामिल किया गया है इस इंडेक्स में। हालांकि अलग अलग इंडिविजुअल कैटेगरीज भी होती है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, ओवरऑल रैंक की बात कर लेते हैं। तो इस रैंक में इंडिया 13th रैंक पर है। पहले पर है यूएसए, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पर रखा गया है यूके को। क्वार्टरली साइमंड ये एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि ग्लोबल लेवल पर हायर एजुकेशन का एनालिसिस करती है। लंदन यूके में ही इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ किसे नियुक्त किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप। इसके ग्लोबल सीईओ एक इंडियन बने हैं जिनका नाम है कुणाल शाह। कुणाल शाह की बात करें तो ये इंडियन फिनटेक स्टार्टअप है क्रिड, इंडियन फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप क्रिड है, इसके संस्थापक हैं। ये जो फिनटेक स्टार्टअप है ना, ये बेंगलुरु में, कर्नाटक में। तो इसके सीईओ है, जिनको फाउंडर भी हैं कुणाल शाह। इनको अब मेटा ने व्हाट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ बनाया है। अभी तक विल कैथकार्ट इस पद पर थे, अब व्हाट्सएप के ग्लोबल सीईओ एक इंडियन बने हैं जिनका नाम है कुणाल शाह। पहले भारतीय जो कि ग्लोबल लेवल पर व्हाट्सएप को अब लीड करने वाले हैं। तो व्हाट्सएप के दुनिया भर में 3 बिलियन से ज्यादा और इंडिया में 500 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को उपहार में थीवा आर्ट से बने कफलिंग्स भेंट किए हैं। यह कला किस राज्य से संबंधित है? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट को उपहार में एक थीवा आर्ट के कफलिंग्स, है ना, शर्ट की जो कलाई के बटन होते हैं ना, वो होते हैं कफलिंग्स। तो ये कफलिंग्स भेंट किए हैं जो कि थीवा आर्ट से बने हुए। ये जो आर्ट है राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान का जीआई टैग्ड एक आर्ट है। थीवा आर्ट को 2014 में
राजस्थान में जीआई टैग दिया जा चुका है। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ में लगभग 400 साल पुरानी एक परंपरा है, गोल्ड ऑन ग्लास आर्ट है। इसमें क्या होता है, सोने की पतली शीट को रंगीन कांच पर बिना किसी ग्लू की मदद से एक अलग से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा जाता है। भगवान श्री कृष्ण, राजस्थान की लोक कथाएं, इनसे संबंधित ये आर्ट होते हैं और थीवा आर्ट कहलाता है और इसी के कफलिंग्स बनाए जाते हैं। वैसे कफलिंग्स के अलावा ज्वेलरी, पेंडेंट, ब्रोचेस ऐसी चीजें भी अब बनाई जाने लगी है। तो थीवा आर्ट 2014 में जीआई टैग प्राप्त है। ये किस राज्य से संबंधित है? भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। 1707 में नाथूलाल सोनी, जो कि एक राजस्थानी थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, इस आर्ट का। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बना है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका 27वां सदस्य देश बना है बांग्लादेश। ओके, कुछ समय पहले ही मई 2026 में सऊदी अरेबिया इसका 26वां मेंबर कंट्री बनी थी। अब 27वीं मेंबर कंट्री बनी है बांग्लादेश। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये इंडिया ने ही स्थापित की है। ओके, बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियां, जिसमें टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा है। इन सभी को संरक्षित करने के लिए, 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक ग्लोबल इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर से 9 अप्रैल 2023 में इसे लॉन्च किया था। नई दिल्ली में इस संस्था का हेडक्वार्टर है और इसी साल इसकी पहली एनुअल समिट हुई है जून के शुरुआत में। यह भी नई दिल्ली में ही आयोजित की गई। अभी तक 26 सिग्नेचर कंट्रीज थी, अब 27वीं जुड़ी है बांग्लादेश और 5 ऑब्जर्वर कंट्री भी यहां पर देखने को मिलती है। हेमिस फेस्टिवल हर वर्ष किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। लद्दाख का एक बौद्ध धर्म का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। प्रसिद्ध बुद्धिस्ट धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है हेमिस। एक हेमिस मोनेस्ट्री, ये लद्दाख में सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यहां पर हेमिस मोनेस्ट्री में हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। एक बौद्ध धर्म के गुरु हैं जिनका नाम है गुरु पद्म संभव, है ना। गुरु पद्म संभव को ही गुरु रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है। ये दूसरे बुद्ध कहलाते हैं बौद्ध धर्म में। तो इन्हीं की जयंती के रूप में हेमिस फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इस बार ये 24-25 जून का आयोजित किया गया 2 दिवसीय सम्मेलन है। इसमें बौद्ध भिक्षु एक पारंपरिक नृत्य करते हैं जिसे छम नृत्य कहा जाता है, या इसे ही मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। तो हेमिस फेस्टिवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें, आईबी की यहां पर बात की जा रही है, इसके नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया महेश दीक्षित को। इन्होंने रिप्लेस किया है तपन कुमार डेका को। तो तपन कुमार डेका पूर्व डायरेक्टर थे। अब 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर महेश दीक्षित इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए। ये आंध्र प्रदेश केडर के आईपीएस अधिकारी हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म में काफी लंबा अनुभव रखते हैं, इसीलिए अब इनको आईबी का 2 साल के लिए नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। किसे? महेश दीक्षित को। लास्ट क्वेश्चन, अंबुबाची मेला हर वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला आर्ट एंड कल्चर से एग्जाम में काफी पूछा जाता है। यह मेला असम राज्य में आयोजित किया जाता है। असम के गुवाहाटी में अंबुबाची मेला कामाख्या देवी मंदिर पर आयोजित किया जाता है। एक्चुअल में कामाख्या देवी मंदिर पर यह 4 दिन तक लगने वाला मेला है अंबुबाची। 22 से लेकर 26 जून तक इसका आयोजन किया जाता है। एक्चुअल में मेला जो है ना, मां कामाख्या के वार्षिक रजस्वला की स्थिति के समय मनाया जाता है ना। जो एनुअल मेंस्ट्रुएशन का समय होता है, मतलब देवी को यहां पर जो कामाख्या देवी है उन्हें सृष्टि और फर्टिलिटी की देवी के रूप में पूजा जाता है। तो यहां पर ये 4 दिन एनुअल मेंस्ट्रुएशन के रूप में माने जाते हैं। तो 3 दिन मंदिर बंद रहता है, चौथे दिन फिर मंदिर को शुद्ध करके खोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो मेला लगता है वो अंबुबाची का मेला है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या देवी मंदिर। असम के गुवाहाटी में नीलांचल हिल पर यह स्थित है। ठीक है, और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक। डन।
तो यहां पर हमने 22 से लेकर 28 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको सभी करंट अफेयर इजीली समझ में आ गए होंगे। ऑफर ऑफ द डे की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।